HPV इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, यानी ये रहम के निचले हिस्से का कैंसर होता है। ब्रेस्ट कैंसर के बाद सेकंड हाईएस्ट कैंसर है पाकिस्तान में। सिंपल वैक्सीनेशन है, जैसे फ्लू की वैक्सीन हमने लगवा ली। ये कोई अभी नई नहीं आ रही, ये 2006 से लग रही है। इट इज अ सेफ एंड वेरी इफेक्टिव। बाहर की कंट्रीज में HPV वैक्सीनेशन इज फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। जब तक आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया सो आप एक्सपोज नहीं है HPV से, यू कैन गेट दिस वैक्सीन। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं डॉक्टर मदीहा रशीद, जो कि इस टाइम लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल में एज एसोसिएट प्रोफेसर गायनेकोलॉजिस्ट अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। अभी वायरस के मुतालिक जो है सोशल मीडिया पर बड़ी अजीब अजीब सी खबरें जो है निकल रही हैं कि वैक्सीनेशन लगाने से बच्चियों में बांझपन आ जाता है। बड़े मसाइल का सामना हो रहा है, पेरेंट्स इस पर परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनको ये चीज़ अभी तक नहीं कन्फर्म हो पा रही है कि क्या बच्चियों को ये वैक्सीन जो कैंसर से बचा सकती है ये लगवानी चाहिए या नहीं। इस पे HPV वायरस जो है, इस पे हमें डॉक्टर मदीहा बताएंगी कि क्या तफसीलात हैं, क्या ये वैक्सीनेशन लगाने से कोई मसाइल का सामना तो नहीं होगा। माजी में तो ये चीज़ें कभी सुनने में नहीं आई थी, लेकिन अभी फ्यूचर में इसके क्या क्या जो है हदायत इसके लिए हैं, ये डॉक्टर मदीहा हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, अभी HPV वायरस के मुतल्लिक जो है बड़ी सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं, ये वायरस है क्या? HPV इज़ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वो सर्वाइकल कैंसर करता है। 99% केसेस में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज़ अ कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। अब आप पूछेंगे कि सर्वाइकल कैंसर क्या है। सर्वाइकल कैंसर रहम यानी यूट्रस के मुंह के वाला हिस्सा जो होता है उसको सर्विक्स कहते हैं, यानी ये रहम के निचले हिस्से का कैंसर होता है, इसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। और सर्वाइकल कैंसर की 99% रीज़न जो है वो HPV वायरस की वजह से है। HPV वायरस की 100+ इकसाम है, लेकिन जो कैंसर करती हैं उसमें कुछ एग्ज़ाम ही इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 16 एंड 18, जो कि HPV वायरस की वजह से सर्वाइकल कैंसर करती है। सर, अब आप ये पूछेंगी कि कैंसर होता कैसे है HPV वायरस से। ये HPV वायरस जब फीमेल बॉडी के अंदर चला जाता है तो वो एक लॉन्ग अरसे के लिए वहाँ पे स्टे कर सकता है, और परसिस्टेंट HPV इन्फेक्शंस की वजह से वो वहाँ के सर्वाइकल एरिया के जो सेल्स हैं उनमें चेंजेस लाता है। जैसे डिस्प्लेजिया मेटाप्लेजिया करने की वजह से वो सेल चेंज होके कैंसर में तब्दील हो जाते हैं। और HPV वैक्सीनेशन जो हुकूमत ने ड्राइव शुरू की है वो 90% इफ़ेक्टिव है सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने में। मैडम, अभी तक ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन जो है 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए ज़रूरी है, लेकिन पेरेंट्स का ये कहना है कि इससे कैंसर से बचाव के अलावा जो है बच्चियों में बांझपन भी आ सकता है फ्यूचर में। तो इसमें कितनी हकाइक हैं? HPV वैक्सीन जो है ये कोई अभी नई नहीं आ रही, ये 2006 से लग रही है, और ये कोई हमारे मुल्क में पहली दफ़ा शुरू नहीं हो रही। इसके बहुत ज़्यादा 100+ कंट्रीज़ में HPV वैक्सीन जो है ऑलरेडी चल रही है। इनमें सऊदीया, कतर, UAE, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया 2007 से उन्होंने HPV वैक्सीनेशन शुरू की। वहाँ लड़के लड़कियों दोनों को लगती है, और वहाँ अब सर्वाइकल कैंसर बिल्कुल ना होने के बराबर है। अमेरिका, UK, कनाडा, जापान, यूरोप, हर जगह HPV वैक्सीन लग रही है। इसके अलावा हमारे जो इंडिया है, बांग्लादेश, वहाँ पे भी, और अफ्रीकी कंट्री जैसे रवांडा, तंजानिया और कीनिया में सेम स्कूल वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, और वो बहुत सक्सेसफुली HPV वैक्सीन लगा के अपनी फ्यूचर जनरेशन से सर्वाइकल कैंसर ख़त्म कर रहे हैं। जहाँ तक कि ये मिसकंसेप्शन का ताल्लुक है कि इससे इनफर्टिलिटी या बांझपन होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। WHO के ट्रायल्स ये साबित करते हैं कि इससे कोई इनफर्टिलिटी या बांझपन नहीं आता है। इसके अलावा सेंटर ऑफ डिज़ीज़ कंट्रोल CDC, जो बहुत अहम अदारा है रिसर्च का, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। डेनमार्क में रिसर्च हुई है, किसी से ये साबित नहीं होता कि ये इनफर्टिलिटी या बांझपन करती है। अच्छा मैडम, ये वैक्सीन जो है ये लोकली बन रही है या इंपोर्ट की जा रही है? नहीं, ये इंपोर्ट की जा रही है, लोकली हमारे पास नहीं बन रही। और इस वैक्सीन का नाम सिकोलिन है। ये बाईवेलेंट वैक्सीन है जो कि वायरस 16 और 18 दोनों के ख़िलाफ़ बहुत मौसर है, और 90% केसेस में अगर हम ये प्रॉपर टाइम पे लगाएं तो ये कैंसर को एलिमिनेट कर देती है। अच्छा, ये HPV वायरस जो है ये बच्चियों में आने की वजूहत क्या है?
एचपीवी वायरस एक्चुअली गवर्नमेंट का 9 टू 14 ईयर में लगाने का यही रीज़न है कि इस एज में ये वायरस नहीं होता। एचपीवी वायरस जो है वो सेक्सुअल कांटेक्ट यानी जिनसी अमल के थ्रू आता है। सो प्री मैरिटल एज में लगाने का यही मकसद है कि वो इस एज में हम लगा दें जब बच्चे इसको एक्सपोज नहीं है, और ये बेस्ट एज है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में, और सिंगल शॉट से मैक्सिमम एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं कि अगर कोई बिलफर्ज फ्यूचर में उनका किसी ऐसे बंदे से कांटेक्ट हो जाए और वो एचपीवी एक्वायर कर लें तो उनको ये इन्फेक्शन नहीं होगी। बांझपन और एचपीवी में डिफरेंस क्या है? एचपीवी तो वैक्सीन है और बांझपन इनफर्टिलिटी को कहते हैं। सो ये मिसकंसेप्शन चल रहा है कि शायद एचपीवी बांझपन करती है या और कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक यानी फीमेल का जो सिस्टम है उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन कि ये बच्चियों में ना इनफर्टिलिटी यानी बांझपन करेगी, उसके अलावा ना हमल के कोई मसाइल करेगी, ना ही कोई माहवारी के मसाइल करेगी। ये जो इंजेक्शन है ये कौन सी टाइप है, मतलब इसकी मज़ीद तफसीलात, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, मज़ीद इसकी डिटेल्स क्या हैं? ठीक है, एचपीवी वायरस का जो वैक्सीन गवर्नमेंट ने किया है ये डब्ल्यूएचओ, गावी और यूनिसेफ की मदद से हम ला रहे हैं। और ये कोई नई है तहकीक कि हम यहाँ पे सारे लोग कह रहे हैं कि शायद कोई रिसर्च हो रही है, हमारे बच्चों को गिनी पिग बनाया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक्चुअली डब्ल्यूएचओ की ग्लोबल एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी, एक गोल है सर्वाइकल कैंसर के लिए जिसका गोल है 90, 70 और 90 फॉर 2030, यानी 2030 तक वो चाहते हैं कि 90% जो है वो लड़कियां 15 साल से कम उम्र तक की वैक्सीनेट हो जाएं। 70% ख़वातीन के प्री स्क्रीनिंग टेस्ट यानी जो स्क्रीनिंग टेस्ट एक 35 साल की और एक 45 साल की उम्र में हो, और 90% ख़वातीन अगर उन्हें कोई अर्ली स्टेज कैंसर है या प्री कैंसर में उनका पूरा ट्रीटमेंट हो। इस 90, 70, 90 गोल से क्या होगा कि हमारा 2100 तक 40 मिलियन कैंसर के केसेस कम हो जाएंगे, और एक्चुअली फिर ये पहला कैंसर होगा जो दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो ये वैक्सीन है कौन सी? ये सिकोलिन वैक्सीन है। इसके अंदर 16 और 18 दो वायरसेस हैं जिनके ख़िलाफ़ ये हमें मुदाफ़त मुहैया करती है, और ये इंट्रामस्कुलर लगनी होती है बाजू के ऊपर वाले हिस्से में, और इसके बहुत मिनिमल साइड इफ़ेक्ट हैं। जैसे जो आप ईपीआई प्रोग्राम के तहत अपने छोटे छोटे बच्चों को डीपीटी और ऐसी वैक्सीन लगवाते हैं कि हल्की फुल्की इंजेक्शन के साइड पे दर्द हो गई, कोई रेडनेस हो गई, या एक दो दिन फीवर हो गया जो पैनाडोल से ही सही हो जाता है, हेडेक हो गई, बस सिर्फ ये साइड इफ़ेक्ट हैं, इसके अलावा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। और एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँ कि ये 2006 में मैंने आपको बताया फर्स्ट टाइम आई, 2007 में नेक्स्ट सर्वेरेक्स आई। सो 2006 से लेके अब तक इसके बहुत मिनिमल रिएक्शन रिपोर्टेड हैं। डब्ल्यूएचओ ने 2019 से 2023 तक 55 मिलियन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं इसकी बॉटल्स, वाइल्स, और सिर्फ 0.043% रिएक्शन रिपोर्ट हुए हैं, और वो भी सिर्फ लोकल हल्के फुल्के यानी इंजेक्शन साइट पे दर्द होना, हल्का फुल्का बुखार हो जाना, हेडेक। कोई मेजर हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुई, कोई बांझपन नहीं हुआ, कोई और इफेक्ट नहीं आया। सो ये बहुत सेफ वैक्सीन है, हमें अपने बच्चों को ज़रूर लगवानी चाहिए। मैडम इसमें एक डोज है या वक्फे वक्फे से 3 डोजेस लगती हैं? जी, जो डब्ल्यूएचओ की पॉलिसी है कि 9 टू 14 ईयर में लगानी है, उसमें सिंगल डोज ही इफ़ेक्टिव है, क्योंकि उस वक़्त बच्चों का सिस्टम बन रहा होता है, एंटीबॉडीज़ बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, बहुत फॉल इफ़ेक्टिव एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं कि वो 90% कवरेज दे जाती हैं। अगर हम ये 15 टू 26 ईयर की एज में लगाएंगे तो फिर हमें इसकी डोजिंग शेड्यूल बढ़ाना पड़ता है। सो ये वाला अभी हमारी गवर्नमेंट जो 9 टू 14 ईयर तक लाई है, ये सिंगल डोज स्केड्यूल है, और सिंगल डोज स्केड्यूल ही बहुत इफ़ेक्टिव है। अच्छा, इसका भी प्रोसीजर क्या है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रैंडमली वॉक इन पे जाके लगवा सकते हैं, या फिर स्कूल्स में बच्चियों को ये वैक्सीन लगेगी? अभी जो फर्स्ट फेज़ ऑफ द प्रोजेक्ट है ये हमारा पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद और आज़ाद जम्मू कश्मीर में आया है, और इसमें उन्होंने ये स्कूल वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें अबाउट 13 मिलियन गर्ल्स को हमने टारगेट करना है, जिनको स्कूल्स में आप देख रहे होंगे
पेरेंट्स के उनको कॉन्सेंट फॉर्म्स भी आ रहे हैं और वो उसको लिख रहे हैं कि हम इसमें कॉन्सेंट दें या ना दें। सो वो कॉन्सेंट देंगे तो फिर उनको वैक्सीनेशन लग जाएगी। उसके अलावा गवर्नमेंट ने फिक्स वैक्सीनेशन सेंटर्स कुछ मुकर्रर किए हैं, वहाँ पे लगेगी। वॉक इन वैक्सीनेशन ही आपको लगेगी, वो लेटर ऑन ये जब ईपीआई प्रोग्राम में इंशाल्लाह शामिल हो जाएगी तो फिर उसमें आ जाएगी ये। मैडम अगर इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है या किसी तरह का कोई खतरा नहीं है फ्यूचर में, तो फिर पेरेंट्स से फॉर्म क्यों साइन करवाए जा रहे हैं? ज़्यादा पेरेंट्स के लिए यही कॉम्प्लिकेशन है कि हमसे फॉर्म साइन करवाए जा रहे हैं, पर फॉर्मा फिल करवाया जा रहा है। अगर कोई फ्यूचर में मसाइल होते हैं तो डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होंगे, तो इसमें कितनी हकीकत है? देखें, जो हमारे मेडिकल एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म है उसमें इन्फॉर्म कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। हम बग़ैर कंसेंट लिए किसी को कुछ नहीं लगा सकते। इवन कि मैं बग़ैर कंसेंट लिए मेरे पास मरीज़ आएगा तो मैं उसका हमल का मुआयना भी नहीं कर सकती। आपने देखा होगा कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ओरली पूछ लेता है कि अब मैं आपका मुआयना कर सकता हूँ, क्या मैं आपका ये कपड़ा उठा सकता हूँ या जो भी उसने, मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक कर सकता हूँ। इसी तरह ये तो एक इंजेक्शन है। सो बगैर किसी से कंसेंट लिए, बगैर किसी को इन्फॉर्म किए हम कैसे उसको जाके इंजेक्शन लगा सकते हैं? सो दिस इज़ जस्ट एन इन्फॉर्म कॉन्सेप्ट दैट इज़ फॉर आवर एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म। इट हैज़ नथिंग रिलेटेड टू दैट कि ये कोई रिसर्च प्रोडक्ट है या कोई खुदा न खास्ता बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन पहले जैसे कि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं या वैक्सीन लगाई जाती हैं टाइफाइड की या अदर वैक्सीन्स, उसमें कोई कंसेंट नहीं होता, विदाउट एनी परफॉर्मा लगा दी जाती है ना। तो इसमें इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? गवर्नमेंट लेवल पे, नेशनल लेवल पे लग रही है, तो फिर क्यों नहीं है? क्योंकि ये ड्राइव फर्स्ट टाइम आई है। आप देखते हैं कि हमारे तो अभी लोगों को पता ही नहीं कि व्हाट इज़ द एचपीवी वैक्सीन। जो पोलियो है, डिप्थीरिया, डीपीटी की वैक्सीन है या मीजल्स है, ये तो हमारे ईपीआई यानी एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन में ऑलरेडी शामिल है। ये हर किसी को पता है कि उसने अपने बच्चे को लगानी है। सो उसके लिए अब कॉन्सेंट की ज़रूरत नहीं रही, वो एक नेसेसिटी होगी। जब ये इंशाल्लाह पूरे मुल्क में ये मुहिम कामयाब हो जाएगी, कोई अराउंड 2027 तक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उसके बाद इसको ईपीआई में शामिल कर देंगे तो फिर हम कोई कॉन्सेंट नहीं लेंगे। जैसे वैक्सीनेशन कार्ड होता है कि पोलियो के कतरे पी लिए, डीपीटी का टीका लग गया, मीजल का टीका लग गया, इसी तरह उसमें एचपीवी एंटर हो जाएगी और 9 साल बच्ची को जाके आपने एचपीवी लगा लेनी है। अच्छा, इसमें जिनको ऑलरेडी पीसीओस हैं या जिसको पानी की थैलियाँ कहा जाता है, ऐसी कोई मसाइल हैं या बच्चादानी का कैंसर है या बॉडी में कोई और बीमारी से वो मसाइल से घिरा हुआ है, ऐसी खवातीन को वैक्सीन लगा लेनी चाहिए? कोई मसाइल तो नहीं है उनके लिए साइड इफेक्ट? एक्चुअली वैक्सीन की जो एज है वो 9 टू 14 ईयर है। 9 टू 14 ईयर्स में अभी ये ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हुआ नहीं होता, लेकिन अभी हम पाकिस्तान में 9 टू 14 ईयर्स पे लगा रहे हैं, लेकिन ये वैक्सीन ग्लोबली जो है वो 9 टू 26 ईयर ऑफ एज में भी लग जाती है। क्योंकि जब तक आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया सो आप एक्सपोज नहीं है एचपीवी से, सो यू कैन गेट दिस वैक्सीन। लेकिन इस वैक्सीन से ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, ना माहवारी का कोई प्रॉब्लम होता है, ना ये कि कोई पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है तो उसको ये वैक्सीन लग के प्रॉब्लम आ जाएगी, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इवन के WHO तो एक स्टडी में रिपोर्ट करती है कि अगर गलती से किसी हामला खातून को भी लग जाए तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया, लेकिन खैर ये हामला खवातीन में अभी रिकमेंडेड नहीं है। सो मीनिंग दिस कि ये सेफ वैक्सीन है, इट इज़ अ सेफ एंड वेरी इफेक्टिव, सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट करती है ये। इसमें एक चीज़ और है कि बच्चियों को अक्सर ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कि बच्चियों को 15 साल 17 साल की उम्र तक भी पीरियड्स कुछ बच्चियों को नहीं होते हैं। क्या उनको ये अफेक्टेड है? उनके लिए तो नहीं कोई मसाइल होंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी मेडिकेशंस पे होती हैं, तो उनके लिए क्या रिकमेंड करेंगी? जिनको 15 या 17 साल की एज तक पीरियड्स नहीं हो रहे, वो एक अलहदा सिस्टम है, उसमें उनका एचपीवी से कोई ताल्लुक नहीं है। सो अगर वो वैक्सीन लगा भी लेती हैं तो उनका उन प्रॉब्लम से कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, वो उनका ठीक ही रहेगा। वो जो अपनी मेडिकेशन ले रही हैं वो लेते रहें, लेकिन ये एचपीवी वैक्सीन इसका अलहदा, ये एक सिंपल वैक्सीनेशन है, जैसे फ्लू की वैक्सीन हमने लगवा ली, टाइफाइड की वैक्सीन लगा ली, सो वो कोई और मेडिसिन आप ले भी रहे होते हैं तो उसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। अभी तक मैडम एचपीवी के कितने केसेस जो हैं पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए हैं? जो सर्वाइकल कैंसर है, जो एचपीवी जो है वो करता है सर्वाइकल कैंसर, जो इसकी 16 और 18 टाइप्स हैं, और सर्वाइकल कैंसर जो है ब्रेस्ट कैंसर के बाद सेकंड हाईएस्ट कैंसर है पाकिस्तान में।
हर साल 5000 न्यू केसेस जो हैं वो डायग्नोज होते हैं और हर साल राउंड अबाउट 3000 टू 3200 फीमेल्स की डेथ हो जाती है, जो कि मोर्टेलिटी रेट कोई 64% बनाता है और ये साउथ एशिया में वन ऑफ द हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट है। और एचपीवी इन सर्वाइकल कैंसर्स में 88 टू 95% रीज़न है। और सर्वाइकल कैंसर में हाई डेथ का ये रीज़न है कि ये बहुत लेट डायग्नोज होता है, स्टेज 3 या 4 में। क्या रीज़न है? क्योंकि हमारे मुल्क में अवेयरनेस ही नहीं है, हम स्क्रीनिंग ही नहीं कराते। एक्चुअली दुनिया में तो ये मोस्ट प्रिवेंटेबल कैंसर है, क्योंकि वहाँ पे होता है पैप स्मीयर और एचपीवी टेस्टिंग, स्क्रीनिंग टेस्टिंग होती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत अर्ली डिटेक्ट हो जाता है। हमारे पास ये स्क्रीनिंग टेस्टिंग का रेट ही नहीं है, बहुत ही लो रिसोर्स कंट्री होने की वजह से स्क्रीनिंग इतनी है ही नहीं, और उसकी वजह से ये हम बहुत लेट डिटेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इसका बहुत हाई मोर्टेलिटी रेट है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सर्वाइकल कैंसर के साथ शुरू में तो पेशेंट को कोई चेंजेस नहीं आ रही होती, लेकिन लेटर ऑन इसमें आपको वजाइनल डिस्चार्ज यानी जैसे गंदा पानी पड़ना, माहवारी में थोड़ी बहुत ही चेंज हो जाना, और जब ये एडवांस स्टेजेस में पहुंच जाता है तो फिर तो पेशाब यानी आपका फिस्टुला बन जाता है, यूरिन खुद ब खुद लीक हो जाना। माहवारी के कलर से अभी डिटेल्स ऑडियंस देख रही है, इसमें बड़े मसाइल हैं बच्चियों को। माहवारी के कलर से खवातीन को ही नहीं पता होता है कि इसमें किस किस तरह की क्या क्या मसाइल हैं, तो उस पर थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हैं कि अगर ब्लड क्लोटिंग में आता है या डार्कनेस में आता है तो क्या उसको भी रिलेट कर रहा है एचपीवी के साथ कोई? नहीं, उसका ऐसा कोई भी मसला नहीं है। एचपीवी का मैंने आपको बताया ना कि जो सर्वाइकल कैंसर है वो होता है लेटर एज में जाके। सो एचपीवी वैक्सीन तो लग रही है यंग बच्चों में, सो उसका ऐसा कोई उसके साथ रिलेशन नहीं होगा कि अगर आपका ब्लड क्लॉटिंग में आ रहा है या डार्क कलर का आ रहा है, वो अलहदा उसके साथ प्रॉब्लम। अगर ये कैंसर से कोई खातून में कैंसर चल रहा है तो उसके सिम्टम्स में आपने कहा पानी का पड़ना, ब्लड के कलर का चेंज हो जाना, तो क्या वो क्लोटिंग में ब्लड की यानी उसकी ब्लीडिंग प्रोफाइल का चेंज हो जाना, उसको इरेगुलर ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, हस्बैंड से इंटरकोर्स के दरमियान ब्लीडिंग आ जाएगी, माहवारी के एक दफ़ा हो गई इंटरमेंसल यानी दो माहवारियों के दरमियान ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, इस तरह के प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे। आप एज अ गायनाकोलॉजिस्ट अपना क्लिनिक भी कर रहे हैं, मतलब उसमें आपके पास बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते होंगे इन मसाइल के साथ, तो आप कैसे उनको डायग्नोज करेंगे कि क्या मे बी कि वो इस कैंसर से आए हों, तो आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे, कौन सा टेस्ट बताएंगी आप? एक्चुअली जब पेशेंट ऐसे आते हैं तो ये रिकमेंडेड है कि हमें ये करना चाहिए स्क्रीनिंग टेस्ट, पैप स्मीयर। पैप स्मीयर जिसको आम जबान में वो जो बच्चेदानी का मुंह सर्विक्स होता है वहाँ से लेके मुआद वो फिर टेस्ट करवा लेते हैं। पैप स्मीयर से ये पता चल जाता है कि खुदा न खास्ता प्री कैंसर स्टेज है कि नहीं है। सो ये रिकमेंडेड है, और ये बाहर की दुनिया में तो पैप स्मीयर के स्केड्यूल चल रहे हैं, 25 ईयर्स के बाद पैप स्मीयर होना होता है हर 3-3 साल बाद, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई भी स्केड्यूल नहीं है, जिसकी वजह से हमारा इतना हाई मोर्टेलिटी रेट है सर्वाइकल कैंसर की वजह से। अभी तक बड़े ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हो रहे होंगे, रिपोर्ट क्या होने हैं, मतलब खवातीन को पता ही नहीं होगा कि उनके साथ ये कैंसर चल रहा है, तो आफ्टर 30-40 ईयर्स के बाद उनको ये चीज़ डायग्नोज होती होगी, वो भी अदर कैंसर की शक्ल में सामने आता होगा। आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या जो एड्स की बीमारी है उसका कोई ताल्लुक है इस बीमारी के साथ, कि वो एक सेपरेट चीज़ है, उसके उसके क्या डिफरेंस क्या है इन दोनों में? नहीं, एड्स अलहदा चीज़ है, उसका सर्वाइकल कैंसर से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम वो अलहदा प्रॉब्लम से होता है, उसका इस प्रॉब्लम से जैसे अभी आपने कहा कि इंटरकोर्स या एक लड़की और लड़के का जब मिलाप होता है उस दौरान ये वायरस कन्वर्ट होता है, तो एड्स भी मतलब सेम टू सेम इसी तरह ही है, तो डिफरेंस क्या होगा दोनों में? एड्स जो है वो एक्वायर्ड, उसकी इससे तो जो है वो लड़की का जो सर्विक्स है उसमें चेंजेस आ जाएंगी। ये बिल्कुल हो सकता है कि एज एक खातून को एड्स की भी प्रॉब्लम हो गई और चूंकि वो इंटरकोर्स कर रहा है और उसमें एचपीवी है इन्फेक्टेड बंदे का, तो लेटर ऑन वो सर्वाइकल कैंसर में भी इफेक्ट हो सकता है। लेकिन एट प्रेजेंट ये दोनों अलहदा डायमेंशंस हैं, ठीक है। ये तो सर्विक्स का एरिया और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है, एड्स जो है वो आपकी बॉडी के दूसरे सिस्टम्स को अफेक्ट करती है। और ये जो वैक्सीन है ये दोनों के लिए नहीं फायदेमंद, ये सिर्फ उस कैंसर के लिए लगाई जा रही है?
या एचपीवी वैक्सीनेशन जो है ये सर्वाइकल कैंसर के जो एचपीवी वायरस है, लेकिन ये जो बाहर की कंट्रीज़ हैं, अभी हम तो सिर्फ अपनी गर्ल्स से इनिशिएट कर रहे हैं। लेटर ऑन होपफुली ये हम जब ईपीआई में आ जाएगा तो बॉयज़ में भी शुरू कर देंगे, लेकिन जो बाहर की कंट्रीज़ में एचपीवी वैक्सीनेशन इज़ फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ताकि अगर बॉय में कोई वायरस है मैन में तो वो फीमेल को जाके अफेक्ट ना करे, वो शुरू से ही उसको प्रिवेंट कर दिया जाए। इसमें खवातीन के जो अंडे बनते हैं उस पे तो नहीं कोई इफेक्ट होगा? नहीं, ओव्यूलेशन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, इसी तरह इनफर्टिलिटी वगैरह उस पे कोई इफेक्ट नहीं है एचपीवी का। आपने तमाम गुफ्तगू सुनी है, डॉक्टर मदीहा ने ये चीज़ बताई है, इसमें जितने लोगों के मसाइल थे, जिस तरह के पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, बहुत सी बच्चियां इस पे घबरा रही थी, परेशान थी, माओं को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि ये वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं, ये क्यों ज़रूरी है, ये किस बीमारी के लिए है, तमाम तफसीलात आपने प्रोग्राम में सुन ली है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।